पुस्तक लोग नशा क्यों करते हैं। लेखक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शरीर को पोषण और विश्राम न मिलने, अधिक खाने, अतिशय व्यस्त रहने या तालमेल न बिठा पाने की स्थिति में सिर दर्द, पेट दर्द, अनिद्रा, तनाव आदि कोई न कोई रोग घेरे ही रहता है। टॉनिकों से कोई विशेष लाभ न होने की दशा में लोग संज्ञा शून्य करने वाली औषधियां पीते हैं या किन्हीं नशों की शरण में जाते हैं। इनसे तात्कालिक लाभ तो दिखता है, पर नशा उतरने पर व्यथा और भी दूनी हो जाती है। ऐसे लोग कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक रोगों से ग्रसित पाए जाते हैं। सामान्यतया लोग थकान उतारने के लिए अथवा दर्द से छुटकारा पाने के लिए एस्पिरिन जैसी दवाओं का प्रयोग करते हैं, किंतु इसकी अधिकता अनेकानेक रोगों का कारण बनती है। न्यू साउथ वेल्स के रॉयल न्यू कैसिल अस्पताल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जॉन डोगन ने इस संबंध में गहन अनुसंधान किया है। उन्होंने पेट के फोड़े के 350 रोगियों का अध्ययन करने पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए बताया है कि इनमें से 449 लोगों के रोग का कारण एस्पिरिन का अति सेवन करना था। इसी तरह एक दूसरे अध्ययन में आमाशय ग्रहणी के रक्तस्राव से पीड़ित 568 रोगियों में से 29% भी एस्पिरिन जैसी दर्दनाशक दवाओं के नियमित प्रयोगकर्ता पाए गए। एस्पिरिन जैसी दवाओं का अधिक प्रयोग गैस्ट्रिक अल्सर का कारण बनता है। अमेरिका एवं यूरोप में एस्पिरिन दवा का अब इतना अधिक प्रचलन हो गया है कि वह गांव-गांव और घर-घर जा घुसी है। सिर दर्द या दूसरे दर्द अनुभव में न आए, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। अकेले अमेरिका में उसकी वार्षिक खपत 2 करोड़ 80 लाख पाउंड के लगभग है। मानसिक उद्वेगों के कारण धीरे धीरे उस देश में सिर दर्द ने एक चिरस्थायी मर्ज के रूप में अपने पैर जमा लिए हैं। नींद लाने की गोलियां भी उस देश में अब एक दैनिक आवश्यकता की वस्तु बन गई है। वस्तुतः एस्पिरिन की गणना प्रसिद्ध दर्द निवारक औषधियों में होती है, जो सिर दर्द में राहत पहुंचाती है। इसी तरह अफीम के सत्व की पैथिडीन आदि की सुइयां लगाकर भी वेदना की अनुभूति को रोक दिया जाता है। निद्रा लाने वाले रसायन भी लगभग यही करते हैं। इस उपचार से रोगी का चिल्लाना तो दूर हो जाता है, पर रोग विनाश लीला में कोई अंतर नहीं पड़ता। पीड़ा में जहां कष्ट होता है, वहां एक लाभ भी है कि उससे संघर्ष तीव्र होता है और रोग की निवृत्ति में सहायता मिलती है। कष्ट की अनुभूति घट जाने से उस मोर्चे पर युद्ध सैनिक भेजने और विकृति को परास्त करने की चिंता से मस्तिष्क को छुट्टी मिल जाती है। फलतः रोगों को अपनी जड़ जमाने का अधिक अच्छा अवसर मिल जाता है। इसी प्रकार चाय, कॉफी, सिगरेट, अफीम, कोकीन, स्मैक, हेरोइन आदि को तनाव या थकावट मिटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पर देखा यह गया है कि यह नशीले पदार्थ मात्र उत्तेजना भर प्रदान करते हैं। पीछे जैसे ही यह उत्तेजक पदार्थ आदत में सम्मिलित हो जाते हैं, तब वे छोड़े नहीं छूटते और कालांतर में उनका प्रभाव भी कुछ कम प्राणघातक नहीं होता। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पर्यवेक्षकों ने पाया है कि अपने देश में युवा पीढ़ी विभिन्न कारणों से नशीली दवाओं की ओर सर्वाधिक आकर्षित होती जा रही है। इसके शिकार लड़के लड़कियां विशेष रूप से शहरों में पाए जाते हैं, जबकि छोटे शहरों कस्बों में लोग सिगरेट, चरस, गांजा, भांग जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं। देखा गया है कि नशे के अभ्यस्त छात्रों में अधिकतर लड़कियां इस व्यसन में जकड़ती जा रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 33% छात्र छात्राएं नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, जबकि बंबई में 52%।
नशीली दवाओं का बढ़ता प्रयोग। अमेरिका में मादक दवाओं के आदी हिप्पी और हिप्पियों से प्रभावित मादक दवाओं के आदी युवक युवतियों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर हंसी छूटती है। यह वर्ग ऐसी हरकतें करता है जिन पर हंसी आने के साथ सहानुभूति भी पैदा होती है। सड़क पर चलते चलते नाचने लगना, कक्षाओं में पढ़ते पढ़ते कपड़े उतारकर नंगे हो जाना, नंग धड़ंग कॉलेज के बरामदों और शहर गांव की सड़कों पर दौड़ लगाना, ऐसा कौन सा काम बचा है जो उनकी विक्षिप्त मन स्थिति और पागलपन का परिचय नहीं देता है। पश्चिम की उभरती हुई यह नई पीढ़ी एकांगी भौतिक संपन्नता और संत्रस्त व्यस्त वातावरण की ही प्रतिक्रिया है। उसकी संपन्नता और समृद्धि उस शिखर पर पहुंच गई है कि उसके निवासी थोड़ा और कहने की प्रवृत्ति को खो देना चाहते हैं। उनकी इच्छाएं भौतिक आधार छोड़कर एक आध्यात्मिक आधार प्राप्त करना चाहती हैं। इस क्षुधा की पूर्ति के लिए जहां कहीं भी उपयुक्तता दिखाई देती है वह उसी ओर आकृष्ट होने लगता है। हिप्पी आंदोलन इसी क्षुधा पूर्ति की एक तीव्र शोध वृत्ति का प्रतीक है। चूंकि क्षुधा पूर्ति की स्थायी आधार पश्चिम को अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका, इसलिए व्यग्रता चरम परेशानी में परिणत हुई। युवा वर्ग ने स्वयं को भुलाने के लिए, अपना आपा खो देने के लिए कुछ ऐसी प्रवृत्तियां अपनाई हैं जिन्हें दिग्भ्रांत और विक्षिप्त कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। नित नए बदलते फैशन, धड़ाधड़ बनते सामाजिक मूल्य और उनके अनुसार प्राप्तव्य का अप्राप्य ही रहना वातावरण में उदासीनता व स्वयं से वितृष्णा की सृष्टि करता है। पश्चिम के युवा समाज के इसी कुंठा का शिकार होकर मादक द्रव्यों का उपयोग आरंभ किया। हिप्पियों के अतिरिक्त भी वहां एक ऐसे वर्ग का विकास बड़े जोरों से हो रहा है जो इन दवाओं का आदी बन चुका है। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका का हर 10वां व्यक्ति इन दवाइयों का प्रयोग करता है। हेरोइन, अफीम और मारिजुआना का प्रयोग करने वाले इसी प्रतिशत में आते हैं। हशीश, कोकीन, किफ, एम्फेटामाइन आदि मादक दवाओं का प्रयोग करने वालों की संख्या तो इससे अलग ही है। अमेरिका में अफीम और हेरोइन का आयात बड़े पैमाने पर होने लगा है। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश चीन पश्चिम को युद्ध स्तर पर यह नशीला पदार्थ भेज रहा है। वहां बढ़ती हुई मादक द्रव्यों की प्रवृत्ति का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय में अमेरिका को अफीम आयात की मात्रा 2000 टन से लगभग 2500 टन कर देनी पड़ी। इधर हम भारतीय किसी भी विदेशी चीज, आंदोलन, प्रवृत्ति और विचार को आंख मूंद कर अपनाने के आदी से बन गए हैं। पिछले कई वर्षों से स्थायी शांति की तलाश में भटकते हिप्पियों के झुंड भारत आए। उनके साथ मादक द्रव्यों ने भी प्रवेश किया। भारत का युवक समाज पाश्चात्य प्रवृत्तियों को ग्रहण करने में अपनी शान समझता है, इसलिए वह भी इन द्रव्यों को स्वागत पूर्वक अपनाने लगा। पिछले दिनों देश के एक बड़े विश्वविद्यालय में धूम्रपान की लत का सर्वेक्षण किया गया तो बड़े चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। सर्वेक्षण करने वालों को तथा आंकड़ों से परिचित होने वालों को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उन्हें यह पता चला कि सिगरेट के साथ साथ गांजा, अफीम, चरस आदि मादक वस्तुओं का प्रयोग भी होता है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह कि छात्राएं भी इनका प्रयोग करती हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्रों में यह प्रवृत्ति कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। यह किसी एक विश्वविद्यालय या नगर की दशा नहीं है, वरन देश के बड़े नगरों और शहरों की भी वस्तु स्थिति उजागर करती है। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, जयपुर, भटिंडा और अन्य शहरों में मादक द्रव्यों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। कुछ समय पूर्व दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य निर्देशन ने
नींद की गोलियों का उत्पादन घटा देने की मांग की थी, क्योंकि बहुत से युवक इनका उपयोग गहरी नींद के लिए शौकिया तौर पर करने लगे हैं। कहना नहीं होगा कि गोलियों का निर्माण प्रायः अफीम और अन्य मादक दवाओं के सम्मिश्रण से ही किया जाता है। गोलियों के रूप में नशे का आनंद लेने के साथ साथ उसे मूल रूप में खाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। शराब, सिगरेट, अफीम, गांजे का स्वाद विश्वविद्यालयों में 90% छात्रों ने चखा है और अनुमान है कि 75% छात्र तथा 26% छात्राएं शौकिया तौर पर यदा कदा इनका प्रयोग करते हैं। इस विषय में यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि भारतीय समाज का भौतिक स्तर पश्चिमी देशों की बराबरी तो क्या उसके एक अंश समान भी ऊंचा नहीं है। अमीरी और सफलता का बोध भी किसी के पागलपन का कारण नहीं है। फिर आखिर कौन सी बात है जो भारतीय युवकों को मादक वस्तुओं की ओर आकृष्ट करती है, उन्हें पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करने के लिए प्रेरित करती है। लोग नशा क्यों करते हैं? लेखक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। महज आधुनिकता का नशा और फैशन का शौक ही भारतीय युवकों में बढ़ती मादक दवाओं के सेवन की प्रवृत्ति का कारण है। अल्ट्रा मॉडर्न कहलाने की भूख और उसका मानदंड पश्चिम यही एक विचार है जिसकी वजह से जीवन के कठोर उत्तरदायित्वों से मुक्त, निश्चिंत और लापरवाह युवक समाज को पश्चिम की यह गंदगी ओढ़ने के लिए विवश करती है। जो कुछ पाश्चात्य देशों में होता है वह सब उपयुक्त है, भले ही भारतीयता का संस्कार, वातावरण और हमारे समाज के लिए वह संगत हो या असंगत। इस प्रवृत्ति के लिए कुछ ऐसे कारणों और तत्वों को पूर्ण रूप से दोषी ठहराया जाता है जो केवल मादक दवाओं के सेवन की बढ़ती आय से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। बेशक वे दोषी हैं, परंतु उतने नहीं जितने कि हम। इस रोग को फैलाने में कुछ विदेशी घृणित स्वार्थों का हाथ ही कहा जा सकता है। भारतीय युवकों के गले में यह आफत बांधकर वे लोग हमारी युवा शक्ति को कापुरुष और कायर बनाना चाहते हैं। लाखों रुपए की मार्फिन, LSD और अन्य घातक दवाइयां सुनियोजित ढंग से विश्वविद्यालय के युवक युवतियों तक पहुंच जाती है। विदेशी षड्यंत्र बड़ी सावधानी और व्यवस्थित पद्धति से युवकों तक ये दवाएं और नशीले पदार्थ पहुंचाते हैं। विदेशी कुचक्रों का यह एक खतरनाक पहलू है, परंतु इसे चलने के लिए हम एकदम निर्दोषी नहीं हैं। फैशन और अल्ट्रा मॉडर्न की अंधी दौड़ युवकों को कहां ले जाकर फेंकेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। यह प्रवृत्ति इसी प्रकार बढ़ती रही तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, जबकि भारत का युवा छात्र भी पश्चिमी देशों के समान सड़कों पर नंगे नाच, कपड़े उतारने और अश्लील उद्दाम क्रियाओं को सार्वजनिक स्थानों पर करते देखे जाएं। अल्ट्रा मॉडर्निज्म और पश्चिमी आधुनिकता बनाम तथा कथित सभ्यता का बुखार जितनी शीघ्र हो सके तोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए शासकीय स्तर पर क्या प्रयत्न चलें यह बात अलग है। व्यक्तिगत और जन स्तर पर तो यह भ्रम तोड़ने की कोशिश होनी ही चाहिए। फैशन या अंधानुकरण प्रधान आधुनिकता हमारी शान और गौरव की वस्तु नहीं है। गुड्डे गुड़ियाओं की तरह, जानवर वानर की तरह साज सज्जा और नकल अनुकरण मनुष्य की शोभा और गरिमा के किसी भी तरह अनुकूल नहीं हो सकती। परिवार के युवकों में मर्यादा, निष्ठा और भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जगाना तो हर किसी के बस की बात। समय रहते इस समस्या को नहीं सुलझाया गया तो आज से 20-25 वर्ष के बाद का समूचा भारतीय युवा वर्ग शारीरिक और मानसिक रूप से क्लीव हो चुकेगा। समय बीत जाने के बाद पछताने से क्या होगा? तब तो पानी सर से ऊपर गुजर चुकेगा और डूबने, आत्मघात करने जैसी ही स्थिति
हमारे सामने खड़ी होगी। स्वयं अपनाया गया पागलपन। नशेबाजों को प्रताड़ित करने एवं उनको इन दुर्गुणों से छुड़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अरस्तु एवं हिप्पोक्रेटस ने इसे स्वयं अपनाए गए पागलपन की संज्ञा दी है। प्लूटार्क ने इसके प्रभाव के बारे में बताया है कि इसका सूक्ष्म असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है और शराबी का बेटा शराबी होने वाली उक्ति चरितार्थ करता है। इस कारण नैतिक एवं सामाजिक चरित्र को नियंत्रित रखने एवं समाज में अव्यवस्था न फैले, इस दृष्टिकोण से नशा पान करने वाले लोगों के लिए प्राचीन काल से विभिन्न देशों में दंड विधान की व्यवस्था रही है। एथेंस के इतिहास से पता चलता है कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि वह शराब पीकर काम पर आया था। स्पार्टा में नशा पान करने वाले नवयुवकों के साथ दास दासी जैसा व्यवहार किया जाता था, चाहे वे कितने ही ऊंचे खानदान के हों। स्पार्टा में ही नशा विरोधी आंदोलन के तहत सभी अंगूर की लताओं को काट डाला गया था, क्योंकि उस समय मात्र अंगूर से ही शराब बनाई जाती थी। रोम में 30 वर्ष की उम्र तक के लोगों को शराब पीने का निषेध था। चीन में नशेबाजों को पकड़ में आने पर मृत्यु की सजा सुनाई जाती थी एवं प्राचीन भारत में शराबी के मुंह पर उबलती शराब डालकर दंडित करने की परंपरा थी। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि आखिर क्यों नशेबाजों को दंडित करने एवं नशा विरोधी आंदोलन चलाने का प्रचलन प्राचीन काल में था। नशा पीने वाला मात्र व्यक्तिगत हानि पहुंचाता तो बात अलग होती, वह सार्वभौमिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। आंकड़े बताते हैं कि संपूर्ण विश्व में नशेबाजी में प्रवृत्त लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं। नशेबाजी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में फ्रांस का नंबर आता है, जहां औसतन प्रति माह हर व्यक्ति 18 लीटर शराब पीता है। इसी कारण फ्रांस कुकर्मों को प्रोत्साहन देने में भी पहले नंबर पर आता है। स्वास्थ्य विज्ञानियों के अनुसार शराब पीना जहर पीने के समान है, जो मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न कर देता है। यह शारीरिक एवं मानसिक व्यवस्था को तो नष्ट करता ही है, साथ ही नैतिक एवं सामाजिक व्यवहार में भी व्यवधान उत्पन्न करता है। उनका कहना है कि असाध्य रोगों की जननी शराब है, जिसका विपरीत प्रभाव शरीर के प्रत्येक अंग अवयव पर पड़ता है, विशेषकर मस्तिष्क पर। शराब का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ने की क्रिया से पता चलता है कि मस्तिष्क के कोशिका एवं स्नायु तंत्र उतने ही प्रभावित होते हैं जितना कि दूसरे जहर का पान करने से। इसको पीने से भले ही मृत्यु न हो, किंतु मस्तिष्क और स्नायु तंत्र में असाधारण परिवर्तन आ जाता है और मस्तिष्क की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, जिसका प्रभाव स्वयं के व्यक्तित्व पर पड़ता है। लंबे समय तक शराब पीने वाले लोगों का रक्त दूषित हो जाता है और लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है। ये कण ही ऑक्सीजन शोषित करते हैं एवं रक्त को शुद्ध होने के लिए हृदय तक पहुंचाते हैं। शराब का सीधा प्रभाव मस्तिष्क में पड़ने के कारण ज्ञान तंतुओं की शक्ति कम हो जाती है और स्मरण शक्ति क्षीण होने के साथ साथ स्वयं सोचने विचारने एवं कुछ करने की क्षमता भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। प्रयोग परीक्षण के दौरान पाया गया कि 50 से 100 ग्राम नित्य शराब पीने वाले लोगों की संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है एवं धीरे धीरे व्यक्तित्व में कठोरता, निष्ठुरता का समावेश होने लगता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि शराब पीकर कोई न तो बुद्धिमान एवं होशियार बना रह सकता है, न सही ढंग से कार्य ही संपादित कर सकता है। मानसिक लकवे का प्रारंभ शुरू में सोचने समझने की क्षमता में कमी से होता है। धीरे धीरे यह मनुष्य की उच्च क्रियाशीलता एवं रचनात्मक प्रवृत्ति को नष्ट कर डालता है। दैहिक एवं मानसिक शक्ति शिथिल पड़ जाती है। अंग अवयवों में चैतन्यता एवं स्फूर्ति का अभाव दिखने लगता है और अल्पायु में ही बुढ़ापे के चिन्ह परिलक्षित होने लगते हैं। दांत टूटने, बाल झड़ने, शरीर पर झुर्रियां पड़ने तथा शरीर से ओजस तेजस के
लुप्त होने की प्रतिक्रिया क्रमशः दिखाई देने लगती है। नशेबाजी एवं आपराधिक प्रवृत्ति एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। नशेबाजी की आड़ में ही आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती एवं पनपती हैं। इन दिनों यह विश्वव्यापी संकट बनी हुई है। यह किसी कानून पर एवं थोपे गए अनुशासन से नियंत्रित नहीं हो सकता, क्योंकि जहां भी नशे के प्रति गहरा लगाव होगा वहां अपराध होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए जाएं एवं छोटे रूप में अपने परिवार से इनको मिटाने एवं हटाने का अभियान चलाया जाए। नैतिक एवं सामाजिक मर्यादा अनुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को इस आत्मघाती प्रवृत्ति से छुड़ाकर सृजन प्रयोजनों की ओर आगे बढ़ाया जाए। तभी समाज से आपराधिक प्रवृत्तियां नष्ट होंगी एवं नैतिक मर्यादाओं एवं अनुशासन में बंधे श्रेष्ठ समाज की स्थापना हो पाएगी। पुस्तक लोग नशा क्यों करते हैं? लेखक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। जानबूझकर क्यों पीता है आदमी जहर? सिगरेट शब्द की परिभाषा करते हुए डॉक्टर जॉनसन ने अपने शब्दकोश में लिखा है, सिगरेट कागज में लिपटे हुए तंबाकू की एक नली आकार की 1, 2.5 या 3 इंच लंबी एक वस्तु है, जिसके एक सिरे पर धुआं होता है और दूसरे सिरे पर होता एक बेवकूफ आदमी। न केवल सैद्धांतिकता और नैतिकता की दृष्टि से ही वरन आधुनिक वैज्ञानिक शोधों के आधार पर अब तो यह और दृढ़ता पूर्वक सिद्ध हो चुका है कि डॉक्टर जॉनसन की उक्त परिभाषा अक्षरशः सार्थकता की कसौटी पर खरी सिद्ध हुई है। मजे की बात तो यह है कि धूम्रपान से शरीर पर होने वाले कुप्रभावों का अध्ययन और उनकी शोध जिस गति से चल रही है और उसके जो परिणाम सामने आते जा रहे हैं वे जन सामान्य तक पहुंचते हैं, तो सिगरेट के धुएं में धुंधला देने का प्रयत्न और तेजी से चल पड़ता है। बड़ी हैरानी है कि आज के युग में हर मान्यता और सिद्धांत को विज्ञान की कसौटी पर कसकर ही ग्राह्य करने वाली सभ्य पीढ़ी स्वास्थ्य के लिए सिगरेट के हानिकारक परिणाम को जानकर भी इसे छोड़ती नहीं। 2-4 व्यक्ति ही ऐसा कर रहे हों यह बात नहीं है, वरन सिगरेट धूम्रपान जिस गति से आधुनिक सभ्यता का प्रतीक बनता जा रहा है उसे देखते हुए कहना पड़ता है कि आज के बौद्धिक युग में भी धूम्रपान को सभ्यता का अंग मानकर अपनाने वाले लोग, जो पूरी बौद्धिकता का दारोमदार अपने कंधों पर मानते हैं, कहीं बौद्धिक दृष्टि से दिवालिया तो नहीं हो गए। न्यूज वीक पत्रिका के अनुसार सिगरेट के दुष्परिणामों के विज्ञापनों से लड़ने के लिए एक समानांतर विज्ञापन युद्ध अमेरिकन उद्योगपतियों ने छेड़ा है, जिसमें वे धूम्रपान को समृद्धि का प्रतीक बताते हैं। बौद्धिक दिवालियेपन की यह चरम सीमा है। सिगरेट या धूम्रपान के कुप्रभावों पर आधुनिक विज्ञान की शोधों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। इस तथ्य से सभी भलीभांति अवगत हैं कि सिगरेट में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ होता है जो सर्वाधिक नशा उत्पन्न करता है। जिस निकोटीन विष की चर्चा ऊपर की गई है वह एक रंगहीन और वाष्पशील तरल पदार्थ है जो गर्म होने पर भाप के रूप में बदल जाता है। सिगरेट जिस तापक्रम पर जलती है, इतने तापमान पर तो जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके कारण सिगरेट का धुआं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण बनकर उड़ता है, जो आदमी के पेट में भी जाता है और संसार के वायुमंडल में भी। वैज्ञानिकों ने इस धुएं का विश्लेषण किया तो 300 से भी ज्यादा रसायन विश्लेषित हुए। इन रसायनों में सर्वाधिक विषैले DTI, एसीटोन, मिथेनॉल, फॉर्मल, एसीटल्डिहाइड, इक्रोलिन, ग्लिसरॉल, ग्लाइकान, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मुख्य हैं। ये रसायन तंबाकू की पत्ती में नहीं होते, परंतु उसके जलने से बन जाती है, जो मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के विषैले पदार्थ
उत्पन्न करते हैं। अकेला निकोटीन ही 0.5 मिलीग्राम तक मुंह से प्रवेश करता है और मात्र वही कई रोगों का कारण बन जाता है। अर्थात एक बार में जितना निकोटीन शरीर के अंदर वाष्प रूप में पहुंचता है, वह यदि बाहर इकट्ठा किया जाता रहे तो उसकी 2500वीं आवृत्ति में इतना निकोटीन इकट्ठा हो जाता है कि एक मनुष्य के मरने की संभावना उत्पन्न हो जाए। अर्थात 7-8 सिगरेट पीने वाला व्यक्ति इतने ही वर्षों में मृत्यु के लिए पर्याप्त निकोटीन पी लेता है। अन्य विषैले रस रसायन जो इकट्ठे होते हैं वे तो अलग ही ठहरे। शरीर के वे अवयव जो अनावश्यक तत्वों का निष्कासन करते हैं इतना ही दबाव झेल पाते हैं जितना कि स्वाभाविक और प्रकृति के संसर्ग में रहने से होता है। वह प्रभाव जो मनुष्य के अपने अभ्यासों से हानिकारक रूप में उत्पन्न होता है, शरीर के अवयवों की क्षमता से परे है। वे अवयव उन विजातीय द्रव्यों के दबाव को अधिक देर तक न झेल पाने के कारण कमजोर और जीर्ण भी होने लगते हैं। यही कारण है कि कालांतर में कैंसर, हृदय रोग, अल्सर, श्वास, दमा, अंधता आदि भयानक रोगों से लेकर अन्य कई छोटे मोटे रोग भी आ घेरते हैं। घातक रोगों का जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और मनुष्य के आगे तड़प तड़प कर मर जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं बचा रहता। वैज्ञानिक शोधों से यहाँ तक पता लगाया जा चुका है कि धूम्रपान करना तो दूर रहा, धूम्रपान न करने वाले पर साथ में रहने वाले व्यक्ति भी सिगरेट, बीड़ी के धुएं से होने वाले हानिकारक प्रभावों को नहीं झेल पाते हैं। हाल ही में लंदन के 3 डॉक्टरों ने इस संबंध में अनेक परीक्षण किए हैं। इसके लिए उन्होंने 20 ऐसे व्यक्तियों को लिया जिनमें से 10 तो सिगरेट पीते थे और 10 नहीं पीते थे। उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया था। दोनों तरह के लोगों का रक्त परीक्षण तुलनात्मक अध्ययन प्रयोग के पहले और प्रयोग के बाद किया गया है कि 20 ही व्यक्तियों के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी और धूम्रपान करने वालों की तुलना में धूम्रपान न करने वालों को सिगरेट के धुएं ने अधिक प्रभावित किया था। धूम्रपान के कारण अनिवार्य रूप से खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। रक्तचाप संबंधी रोग भी धूम्रपान के कारण होते हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। यह बात अलग है कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्त संस्थान बढ़े हुए कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव नष्ट करता रहे, पर अतिरिक्त भार वाली बात यहाँ भी लागू होती है और स्वच्छता अवयव वहाँ भी अपना काम करने में अशक्य हो जाते हैं। फलतः देर सवेर रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ ही जाती है। स्मरणीय है कि रक्त में इस तत्व की मात्रा 3% जैसे ही अधिक हुई शरीर में जड़ता आने लगती है। कैंसर और क्षय रोग की संभावना धूम्रपान करने वालों में अधिक रहती है, कारण कि सिगरेट का धुआं फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों पर जैसे ही कोई विषैला प्रभाव हुआ, क्षय रोग घेर लेता है और इधर रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना कैंसर का डर पैदा करता है, क्योंकि अधिक प्रतिशत में बढ़ा वह तत्व रक्त की ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता को कम कर देता है। इससे हृदय और श्वसन तंत्र पर भी काफी दबाव पड़ता है। हृदय को फेफड़े तक रक्त पहुंचाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। फलस्वरूप हृदय दौर्बल्य, फेफड़ों में कैंसर और अन्यान्य इसी प्रकार के असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं। धूम्रपान की अधिकता अल्सर रोग का कारण भी बनती है। इस संबंध में नई खोजें हो रही हैं और अभी परिणाम आने शेष हैं। अब तक के परीक्षणों से यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि धूम्रपान अल्सर को बढ़ाने का भी कारण बनता है। कुछ नई खोजों के अनुसार धूम्रपान अंधत्व का कारण भी बन सकता है। अधिक मात्रा में बीड़ी सिगरेट का सेवन करने वालों में आंखों के लेंस में निकोटीन जमा होने लगती है और धीरे धीरे खराबी आने लगती है, जो अंततः अंधत्व के रूप में फलती है। समझदारी का तकाजा है कि जानते बूझते आंखों देखे इस विष को अपने भीतर न उतारा जाए।
असावधानीवश कोई जहरीली चीज अपने शरीर में पहुंच जाए तो भी उसे तुरंत निकालने की व्यवस्था करते हैं। फिर जानबूझकर यह विष अपने अंदर जाने देने में कौन सी समझदारी है? क्या कहा जाए।